उम्र थका नहीं सकती कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो दोस्तों हार भी हरा नहीं सकती। आज हम लोग दोस्तों अपने इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ये मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर 8 है दोस्तों। इससे पहले के सभी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके मन में पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए दोस्तों कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इसका टॉपिक है, तो आप वेरी बेसिक से स्टार्ट करें कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म करने की ज़रूरत इसलिए है, यानी कि कोई प्रॉब्लम थी। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सोशल प्रॉब्लम उस टाइम का क्या था, रिलीजियस प्रॉब्लम उस टाइम का क्या था। तो उस टाइम का दोस्तों सोशल प्रॉब्लम ये था कि वोमेंस की जो पोजीशन थी वो डिप्रेस्ड थी, यानी उनको दबा करके रखा गया था सोसाइटी में। अब आपके मन में यहाँ क्वेश्चन ये आना चाहिए कि कैसे, इसका कोई एग्जाम्पल है? तो हाँ, एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जैसे भ्रूण हत्या हमें देखने को मिलती है, फीमेल फेटिसाइड, चाइल्ड मैरिज देखने को मिलता है हमें हिस्ट्री में। फिर आपको वहाँ पर पोलीगेमी यानी कि एक पुरुष की कई पत्नियां होना, ये भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इनहेरिटेंस राइट नहीं था उनका, जो उत्तराधिकार का। तो ये सब सिचुएशंस थे, इस वजह से सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत थी। फिर आप देखेंगे दोस्तों कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म स्टार्ट होने से पहले कास्ट सिस्टम भी था एग्जिस्टेंस में। तो कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी की वजह से सोसाइटी में जो एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था, लोअर स्टेटा के लोग और हायर स्टेटा के लोग, ये सिचुएशन देखने को मिलती थी। तो ये थे सोशल रीजन, जिसकी वजह से सोशियो रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। फिर आपके मन में आना चाहिए कि रिलीजियस रीजन क्या थे। तो रिलीजियस रीजन ये थे दोस्तों कि यहाँ पर रिलीजियस सुपरस्टिशन था। रिलीजियस सुपरस्टिशन मतलब ये हुआ कि वहाँ पर धार्मिक कर्मकांड को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अब धार्मिक कर्मकांड को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो आपका मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, जिनके पास इतनी इनकम नहीं है, तो उनके पास प्रॉब्लम होगी जो रिचुअल्स हैं रिलीजियस उनको पूरा करने में। तो वो ग्रेजुअली क्या करेंगे, कोई ऐसे धर्म की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे जहां पर उन्हें कम पैसा लगे और ज़्यादा बेनिफिट मिले, अच्छे तरीके से कर पाएं। और वहीं पर अपॉर्चुनिटी दे रही थी जो वेस्टर्न कल्चर की आपकी क्रिश्चियनिटी है। तो इससे क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म स्टार्ट होने से पहले जो लोग धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगे क्रिश्चियनिटी में। तो ये क्या किया कि इंडियन थिंकर हैं या इंडियन जो रिलीजियस के केयर थे, जैसे दयानंद सरस्वती और अदर थिंकर हुए, उन्होंने क्या किया कि रिलीजन में जो बुराइयां थी उसको दूर करना शुरू किया। तो इस प्रकार क्या हुआ कि रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये तो प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कौन मोटिवेट कर दिया एक अचानक से आकर के? तो इसको मोटिवेट करने वाला जो एक सिचुएशन था, पहला कि जो इंडियंस थे, जो मिडिल क्लास या अच्छे क्लास के लोग थे उस टाइम के, वो विदेश में जाकर के पढ़ा करते थे। जैसे आपके राजा राम मोहन राय हुए, फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर हुए और सर सैयद अहमद खां हुए। ये लोग क्या करते थे, विदेश में जाके पढ़ते थे। अब विदेश में जाके पढ़े, स्पेशली ये लोग कहाँ जाते थे, इंग्लैंड। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि इंग्लैंड गए तो ऐसा क्या परिवर्तन हुआ? तो दोस्तों आपको पता है कि इंग्लैंड में क्या हुआ था, 1688 में वहाँ पर ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, ग्रेजुअली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर साइंटिफिक थिंकिंग और साइंटिफिक अप्रोच का बढ़ावा मिला, और साइंटिफिक अप्रोच के बढ़ावा होने से वहाँ पर एक साइंटिफिक सोसाइटी का ही निर्माण हो गया। जो सोसाइटी थी साइंटिफिक थी, साइंटिफिक अप्रोच को महत्व देती थी। अब जो यहाँ से गया हुआ व्यक्ति है वहाँ जा करके पढ़ेगा जॉन लॉक को, जो इक्वालिटी की बात करता है, हॉब्स को पढ़ेगा, और रूसो को पढ़ेगा जो लिबर्टी की बात करता है। तो जब वो बंदा इंडिया में आएगा और इंडिया के लोगों से बिहेव करेगा और यहाँ की सिचुएशन को देखेगा, तो उसके मन में ऑटोमेटिकली क्वेश्चन उठेगा कि भाई ये लोग ऐसा क्यों बिहेव करेंगे, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स थे उनको आइडेंटिफाई करना शुरू किए जो स्कॉलर्स थे जो विदेश से पढ़ के आए थे। पहला कारण ये था कि इंडियंस का फॉरेन में जाना और फॉरेन एजुकेशन को गेन करना, ये भी कहीं ना कहीं एक कारण था सोशियो रिलीजियस मूवमेंट को बूस्ट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। फिर आपका है रिवाइवल ऑफ इंडियाज पास्ट, ये भी एक कारण था। क्या हुआ कि जैसे जैसे इंडिया के पास जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती गई और इंडियन रिनेसेंस आता गया, तो उससे क्या हुआ कि इंडिया में जो लोग थे, जो थिंकर थे, वो इंडिया के पास्ट को खंगालना शुरू किए। जैसे इंडिया के पास्ट मतलब इंडिया के हिस्ट्री में जाना, इंडिया की जो वैदिक बुक्स हैं, उपनिषद हैं, इन सबको पढ़ना और उनकी जो रियल बातें कही गई, जैसे आपका उपनिषद है, फिर आपका पुराण है, फिर आप देखेंगे वेद है। तो वेद में क्या गया है, ऋग्वेदिक पीरियड में आप देखेंगे केवल नेचर की पूजा की गई है, वो लोग मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वैसे ही आप देखेंगे कि जो उपनिषद है वो मोनोथीज्म को सपोर्ट करता है, यानी कि एक ईश्वरवाद को सपोर्ट करता है। तो ये सब विचार क्या कि ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं वृक्षारोपण होना स्टार्ट हो गया सोसाइटी में।
इन्हीं थिंकर के द्वारा। तो इससे क्या हुआ कि जो पहले रिलीजन में जो प्रॉब्लम्स थे वो रिलीजन के प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होना शुरू हुए। फिर आप देखेंगे कि इन चीज़ों के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को बढ़ावा दिया, वो था ब्रिटिशर का इंडिया में रूल। क्योंकि ब्रिटिशर इंडिया में रूल करते थे तो वो ग्रेजुअली क्या करने लगे कि जो इंडिया के सोशल इवेल्स थे, जैसे सती सिस्टम था, आपका सती सिस्टम हो गया, फिर और जो जैसे पोलीगेमी हो गया, फिर आप देखेंगे वहाँ पर क्या बोलते हैं, चाइल्ड को बचपन में ही मार देना या पेट में ही मार देना, भ्रूण हत्या, ये भी रोकने के लिए कानून लाया गया और वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। तो ये ब्रिटिश काल का भी इम्पोर्टेंस था कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आगे बढ़ा। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्यों आया। तो क्यों आया, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स थे, उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इंस्पायर करने वाले ये 3 पॉइंट्स थे। अब आपके मन में आना चाहिए कि ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्यों आया और इसके इंस्पायर करने वाले ये पॉइंट्स थे, लेकिन इसको इंस्पायर या इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में कुछ की प्लेयर तो होंगे ना। तो की प्लेयर और की संगठन या की ऑर्गेनाइजेशन जो थे उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है वो अदा किया है आपके राजा राम मोहन राय ने। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि राजा राम मोहन राय ने ही सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया होगा। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है विथ रिस्पेक्ट टू द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इट इज़ अनडिनाएबल, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। जैसे इनकी इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, इंडियन रेनेसेंस और मेकर ऑफ इंडिया, मतलब भारत की जो पुनर्जागरण है उसके पिता और भारत के पिता भी कहा जाता है इनको, भारत को बनाने वाले पिता। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा इन्होंने क्या किया। तो इनके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पहला पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच पे बिलीव करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, ये प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी और इक्वालिटी पर बिलीव करते हैं, ये इनकी बिलीफ सिस्टम है। अगर जो मैं मान लूँ कि ये बंदा जो है क्या कर रहा है, साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा दे रहा है, मतलब ये कर्मकांड का विरोध करेगा, जो भी कर्मकांड जैसे कास्ट हो गया, आइडोल्ट्री हो गया, इसका विरोध करेगा। तो इस वजह से ये इनकी जो अप्रोच है, इनके अप्रोच का परिणाम होता है कि ये कास्टिज्म का विरोध करते हैं। फिर ये प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, मतलब एवरी ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, मतलब सभी व्यक्ति जो है समान है और उनको एक गरिमा के साथ समाज में रहने का अधिकार है, ऐसा ये मानते थे। और ये सोशल इक्वालिटी को बिलीव करते थे राजा राम मोहन राय। तो इसका क्या हुआ, सोशल इक्वालिटी का बिलीव उनकी होने की वजह से उन्होंने वुमेन और मैन को जो है इक्वालिटी और इक्वल बिहेव करने के लिए सजेस्ट किया और प्रमोट किया। फिर आप देखेंगे कि जो राजा राम मोहन राय का जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ये जो है टोटली इंस्पायर था उपनिषद से, जिसका मकसद था एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना। क्योंकि जो राजा राम मोहन राय हैं वो एकेश्वरवाद को बढ़ावा देते थे और मानते भी थे कि जो ये कई देवी देवता हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक ही गॉड है, ऐसा इनका बिलीफ था। और इन्होंने इस एकेश्वरवाद को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक सभा की भी स्थापना की। उस सभा का नाम था आत्मीय सभा, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1814 में। अब आप देखेंगे दोस्तों कि इनका जो साइंटिफिक अप्रोच है, तो ये आइडोल्ट्री यानी मूर्ति पूजा का ऑटोमेटिकली विरोध करेंगे। फिर ये कास्ट रिजिडिटी, मतलब जो है जाति की जो कठोरता है उसका भी विरोध करेंगे। फिर ये जो सोशल इल्स हैं, जैसे पोलीगेमी हो गया आपका, फिर जैसे पर्दा प्रथा हो गया, इन सब चीज़ों का ये विरोध करेंगे क्योंकि इनका जो बिलीफ सिस्टम है वो साइंटिफिक है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी पे बिलीव करते हैं, सोशल इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। फिर इन्होंने जो है दोस्तों वोमेंस की जो डिग्रेडेड स्टेटस थी, डिग्रेडेड मतलब उनकी जो हानि की हुई या दबाई गई उनकी जो समाज में स्थिति थी, उसको भी इन्होंने क्या किया, उठाने का प्रयत्न किया और उस चीज़ का विरोध किया जो वोमेंस की स्टेटस को दबाता था। फिर इन्होंने क्या किया कि ये पहले ऐसे स्कॉलर हैं मॉडर्न इंडिया में देखने को मिलता है जहाँ पर ये बात करते हैं कि वोमेंस को भी इनहेरिटेंस राइट होना चाहिए, कि पिता के प्रॉपर्टी में वोमेंस का राइट होना चाहिए। फिर आप देखेंगे दोस्तों इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। वो था कि इन्होंने डेविड हेयर, इनके बहुत ही क्लोज एक फ्रेंड थे जो एक कॉलेज इस्टेब्लिश कर रहे थे, हिंदू कॉलेज, और इसकी स्थापना में ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं। फिर इसके साथ जो राजा राम मोहन राय हैं ये एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं जो आज भी प्रचलन में है। इस संगठन को या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं अभी, वो है, हाँ तो दोस्तों ब्रह्मो समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। ओके दोस्तों, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी संगठन हो, वो कोई संगठन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होता है तो उसका क्या होता है, कॉमन पर्पज होता है। कॉमन पर्पज होता है,
एक बेसिक प्रिंसिपल है कोई संगठन के काम करने का कि कोई संगठन तभी बनेगी जब वहाँ पर कॉमन पर्पज होगा, और कॉमन पर्पज के लिए कुछ लोग आएंगे जिनके कॉमन पर्पज मिल रहे होंगे, और वो संगठन क्या होगा, किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है किसी भी संगठन के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक कंपनी बना रहे हो मान लो, तो एक कंपनी में वही लोग आएंगे जिनको कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना होगा, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए नियम कानून होंगे, कुछ उनके सिद्धांत होंगे कि अच्छा हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे। तो वैसे ही जो ब्रह्मो समाज है, ब्रह्मो समाज एक संगठन है, तो इस संगठन में कुछ लोग मिलकर के इसको एस्टेब्लिश करते हैं, स्पेशली राजा राम मोहन राय एज अ लीडिंग रोल प्ले करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि इस संगठन के क्या प्रिंसिपल है, क्योंकि यही प्रिंसिपल जो है इसकी आइडियोलॉजी होती है जिसके लोग फॉलोअर होते हैं। तो इस ब्रह्मो समाज की आइडियोलॉजी ये थी कि ये लोग क्या करते थे, ये प्रेयर और मेडिटेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ये कहते थे कर्मकांड जो है इनको ना किया जाए, इसके स्थान पर प्रेयर और मेडिटेशन किया जाए, ऐसा इनका सिद्धांत था। फिर ये लोग जो है पॉलीथीज्म यानी कि बहुदेववाद और ये आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा, इन चीज़ों का विरोध करते हैं ये लोग। इसके साथ साथ ये लोग ये कहते थे कि अवतार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जैसे कि भगवान ने मानव का अवतार लिया है, इस पूरी धारणा को ये सीधे सीधे नकारते हैं। कौन? ये ब्रह्मो समाज के फॉलोअर। और ब्रह्मो समाज के फॉलोअर इस चीज़ पे कोई अपना स्टैंड नहीं लेते हैं कि क्या कर्म करने के अनुसार ही परिणाम मिलता है या नहीं, इस पे कोई इनका लिखित या कोई स्टैंड नहीं है। इसके साथ साथ ये जो ब्रह्मो समाज के फॉलोअर हैं ये इस बात को भी मानते हैं कि जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल मतलब आत्मा, जैसा एक धारणा है ना कि आदमी मर जाने के बाद उसकी आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, ऐसा मानते हैं। लेकिन इस धारणा को लेकर के जो ब्रह्मो समाज का सिद्धांत है ये कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, ना तो ये हाँ कहते हैं ना तो ना कहते हैं। फिर ब्रह्मो समाज जो है कास्टिज्म मतलब कास्ट सिस्टम का बहुत बुरी तरीके से विरोध करते हैं। तो ये प्रिंसिपल हैं ब्रह्मो समाज के दोस्तों, और ये प्रिंसिपल आज भी ब्रह्मो समाज की जो ब्रांच है उसमें देखने को मिल सकता है। अब आपके मन में देखिए कि मान लीजिए कोई संगठन बना रहे हैं, तो उस संगठन में कॉन्फ्लिक्ट आना जरूरी है, और कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो संगठन डिवाइड होते चला जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि हिस्ट्री में आप देखेंगे कोई भी संगठन बनता है, टूटता है, फिर वैसे इवॉल्व होता है, तो वैसे यहाँ पर भी देखने को मिलेगा आपको। अब देखेंगे कि ब्रह्मो समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय, इनकी डेथ कब हो जाती है? 1833 में। अब 1833 में इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो है 1839 में जो है ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, और देवेंद्रनाथ टैगोर ही ब्रह्मो समाज को लीड करते हैं राजा राम मोहन राय के बाद। अब क्या होता है कि ये देवेंद्रनाथ टैगोर को आप बना रहे हो कोई चीफ, तो इनके पास कोई एक्सपीरियंस था, तो हाँ ब्रह्मो समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, उनके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर आए, और देवेंद्रनाथ टैगोर के पास कुछ एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस ये था कि देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्मो समाज के लीडिंग रोल पाने से पहले वो तत्वबोधिनी नामक एक पत्रिका को प्रकाशित करते थे, एक ग्रुप को चलाते थे, और उस तत्वबोधिनी पत्रिका के जो एडिटर थे वो थे अक्षय कुमार दत्त। और अक्षय कुमार दत्त पे क्वेश्चन जो है दोस्तों बीपीएससी और स्टेट पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है, इस नाम को आप याद रखिएगा। अब आपके मन में आना चाहिए कि तत्वबोधिनी पत्रिका का क्या मतलब उद्देश्य था, क्या लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आना था या और कुछ था? तो ये जो तत्वबोधिनी पत्रिका है दोस्तों, इसका मूल उद्देश्य ये था कि इंडिया की जो पास्ट है, कि इंडिया की जो ग्लोरियस पास्ट है, मतलब जो कह सकते हैं आप शानदार पास्ट रहा है इंडिया का, जिसमें उपनिषद है, आपके वेद हैं, इन सबसे उन चीज़ों को निकालना जिसे वर्तमान समाज में जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जा सके, इसलिए इस पत्रिका को प्रकाशित करते थे जिसमें रिसर्च का काम होता था। अब क्या होता है दोस्तों कि देवेंद्रनाथ टैगोर धीरे धीरे ओल्ड होना शुरू करते हैं। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद 1858 में यानी कि 1857 की क्रांति के जस्ट नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, केशव चंद्र सेन जो कि बहुत ही क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी थे, ज्वाइन करते हैं किसको, ब्रह्मो समाज को। अब मान लीजिए कोई क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी किसी संगठन में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, और लोगों को अट्रैक्ट करेगा मतलब वो जो समाज है या जो संगठन है उस संगठन का इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा और तेजी से फैलेगा। तो क्या होता है कि जल्द ही देवेंद्रनाथ टैगोर उनको देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को क्या करते हैं, आचार्य बना देते हैं। और आचार्य बनाने की कारण क्या होता है कि अब ये सत्संग करना शुरू कर देते हैं, अपना ये उपदेश देना शुरू कर देते हैं, ये ऐसे तरीके से चलता है। फिर इन्हीं के केशव चंद्र सेन के शासनकाल में जो ब्रह्मो समाज है आपका, ये कई राज्यों में फैल जाता है। जैसे आप देखेंगे वेस्ट बंगाल के बाहर भी चला गया, महाराष्ट्र में भी देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश के एरिया में उस टाइम आ जाता है, फैल जाता है। तो ये इसका जो है ग्रेजुअली पैन इंडिया मूवमेंट के रूप में धीरे धीरे धारण करना शुरू करता है। लेकिन क्या होता है कि 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से देवेंद्रनाथ टैगोर हटा देते हैं। अब आपके मन में आना चाहिए कि क्यों हटा देते हैं। तो जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि केशव चंद्र सेन जब आते हैं समाज में
तो उनकी जो विचारधारा होती है वो क्या करते हैं कि विभिन्न धर्मों के, सभी धर्मों के जो अच्छी पॉइंट्स हैं उसको इंक्लूड करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि वो जो है ट्रेडिशनल या जो मेन या कोर फिलॉसफी थी इसके, क्या नाम है, ब्रह्मो समाज के, उससे पूरी तरीके से अलग थी। फिर आप देखेंगे कि केशव चंद्र सेन जो है क्या करते हैं कि ये विभिन्न धर्मों के लोगों को भी इनवाइट करना शुरू कर देते हैं सत्संग में, जो कि ऐसी ही कुछ बातें जो रेडिकल बातें थी वो बुरा लगती है किनको, देवेंद्रनाथ टैगोर को, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव थे, उनके विचारों में ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको। तो इस वजह से क्या होता है कि देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को हटा देते हैं पोस्ट से 1865 में। अब जब हटा देंगे तो उनके फॉलोअर अलग और उनके फॉलोअर अलग, तो इस वजह से क्या होता है कि ये संगठन जो है ब्रह्मो समाज दो ब्रांचों में निकल के आता है। तो एक का नाम होता है आदि ब्रह्मो समाज, और इस आदि ब्रह्मो समाज को लीड कर रहे होते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, और दूसरा होता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जिसको लीड कर रहे होते हैं केशव चंद्र सेन। अब क्या होता है दोस्तों, आगे चल करके केशव चंद्र सेन की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है और ये संगठन बहुत ज़्यादा लेवल पर इवॉल्व होता है, फैलता है और पॉपुलैरिटी गेन करता है। लेकिन क्या होता है 1878 में एक ऐसी घटना होती है जिससे ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में भी डिवीजन होता है, और इस डिवीजन का कारण होता है, जैसा जानते हैं, ये केशव चंद्र सेन की एक बेटी होती है जिसका एज होता है 13 ईयर। और चूंकि दोस्तों पता है कि केशव चंद्र सेन जो है एक इन्फ्लुएंशियल आदमी थे उस टाइम के, तो इनका जो है रिलेशन जो है स्टेब्लिश हो जाता है कूच बिहार के महाराजा से। और कूच बिहार के महाराजा क्या करते हैं कि अपनी बेटे का शादी तय कर देते हैं केशव चंद्र सेन से, और दोनों ही नाबालिग थे। और इस वजह से क्या होता है कि केशव चंद्र सेन के जो फॉलोअर थे इनमें फूट पड़ना शुरू हो जाता है। तो केशव चंद्र के फॉलोअर कुछ ऐसे थे जो उनको ऐसा मानते थे कि वो देवता के अवतार हैं, तो वो लोग अंधभक्त टाइप के थे। लेकिन कुछ जो इंटेलेक्चुअल थे वो केशव चंद्र सेन की फॉलोअर से हट जाते हैं, फॉलोइंग से, और उनका क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है, इसमें भी डिवीजन देखने को मिलता है, और ये डिवाइड होकर के इसमें से जो निकले हुए लोग होते हैं इस कारण से कि उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी का शादी नाबालिग आदमी से कर दिया, केवल इसलिए बिकॉज ही वाज रिच और एक अच्छे लॉयल फैमिली से या रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, इस वजह से। तो ये जो इंटेलेक्चुअल है एक नया संगठन बनाते हैं, उस संगठन का नाम होता है साधारण ब्रह्मो समाज। और इस साधारण ब्रह्मो समाज के जो संस्थापक थे या जो लीडिंग रोल अदा कर रहे थे उसमें आपके आनंद मोहन बोस हैं, फिर आपके सचिव चंद्र देव हैं, फिर आपके हैं उमेश चंद्र दत्त, ये लोग हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप चीज़ों को इस समझिए कि ये चीज़ें इवॉल्व कैसे हुई हैं। अब यहाँ पर पर्सनल लर्निंग, अगर जो पर्सनल लाइफ में हम देखें तो पर्सनल लाइफ में लर्निंग ये होगी कि कोई भी संगठन बनेगा तो टूटेगा जरूर, उसमें इवॉल्व होना एक तय बात है, लेकिन उस इवॉल्व की इम्पैक्ट को कितने हद तक आप रोक सकते हैं वो आपके ऊपर तय करता है। ये आप पर्सनल लर्निंग अपने लाइफ से सीख सकते हैं, जो कि केस स्टडी के तौर पे है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।